भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सॉरी मेरा माइक ऑफ था, इसलिए आपको मेरी आवाज भी नहीं आई। मेरा एक क्वेश्चन था, आहार शास्त्र का परिचय। आहार शास्त्र के बारे में मुझे कोई बताएंगे? आप क्या समझते हैं आहार शास्त्र से, या आहार से? आहार क्यों आवश्यक है? भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? संजीव जी आप बताएंगे? नहीं मैम। मेरा वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार बताएं प्लीज। जी जी जी। मैम। वीडियो क्लियर है? जी। ओके। एक मिनट में रीजवाइंड करती हूँ। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। चलिए, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आहार शास्त्र का हम आज रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन क्लास है, तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आहार क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? कौन बताएंगे? कोई भी एक आंसर करे, जितना मैम भी आप हमारे जान नहीं ये पाए। गलत हाँ क्लास में तो नहीं हो, ये पूछ रही थी DNYS सेकंड है, डॉक्टर शिखा गुप्ता का था पढ़ाने का। ये गलत आप होंगे। दीपाली शर्मा, आप दीपाली की क्लास में हो, दीपाली शर्मा की क्लास में हो आप? हाँ नहीं, डॉक्टर शिखा गुप्ता लेती है मेरी क्लास। मैं नहीं लीव नहीं, करती हूँ। आपका आपका नीचे रखा है। विषय कौन सा था रमा मैम आपका आज? जो है बेसिक था इसका, DNYS सेकंड ईयर। वो भी ओके, नीचे आज ही है आहार उसके। आहार शास्त्र की क्लास है ये मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो गलत होंगी मैं। हाँ जी, चलिए।
आहार शास्त्र का परिचय जान लेते हैं। आहार की आवश्यकता क्यों होती है और आहार है क्या। देखिए, दिन में कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की नीड होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, और यह ऊर्जा हमें आहार से, यानी कि हमें अपने भोजन से मिलती है। तो आज हम आहार के बारे में, आहार शास्त्र क्या है उसको डिस्कस करेंगे। अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है, अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है, उसका ग्रोथ होती है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है खोपड़ा देवन गुटेर रहुची और वो क्लोज कोचे अन्न से होती है ना। देखिए, जब जब बच्चा बोर्न होता है तब से ही उसको भोजन की आवश्यकता होती है, आहार की आवश्यकता होती है ना। जब वो बोर्न होता है, न्यू बेबी होता है, तब उसको फीड कराया जाता है, यानी कि जन्म से ही उसको आ, आहार की, फूड की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में लगभग सभी धार्मिक, पौराणिक, उपनिषद, साहित्य, आयुर्वेद तथा योग ग्रंथों में आहार का महत्व तथा वर्णन, महत्व और उसकी योग्यता का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद की सभी संहिताओं में विशेष रूप से आहार का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय शास्त्र सदैव विज्ञान पर आधारित रहे हैं। आयुर्वेद भी एक विज्ञान शास्त्र है जिसमें चिकित्सा से भी अधिक स्वास्थ्य रक्षण को महत्व दिया गया है। अन्नम ही भेजसम, अर्थात अन्न ही औषधि में है, यानी कि यदि आप उचित मात्रा में और उचित भोजन लेते हैं, उचित आहार ग्रहण करते हैं, तो वो आपके लिए औषधि का कार्य करता है ना। जब आप भोजन सीमित लेना ही नहीं, जो सुयोग्य है आपके लिए, जो योग्य भोजन है, जब आप उसको ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं, तो वही आपके लिए एक तरह से औषधि का, एक दवाई का कार्य करता है। योग्य प्रकार से सेवन किया गया अन्न औषधि का ही कार्य करता है। चरक संहिता, आयुर्वेद के एक शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता के सूत्र स्थान में अन्न का विस्तृत अध्याय वर्णित है। आहारो नाम यंदनम, मार्ग द्वारा शरीर संयान स्थान राहिते, अर्थात अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के भीतर ले जाया जाता है उसे अन्न कहते हैं, भले ही वो हमारा श्वास क्यों ना हो, जो हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं। सृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित है तथा मनुष्य शरीर भी 5 भौतिक है। सृष्टि की प्रत्येक कृति को यदि शरीर हेतु योग्य रूप से उपयोग में लाया जाए तो वह सहज रूप से लाभप्रद हो सकती है। इसी नियम को वरीयता देकर आयुर्वेद में त्रिदोषों, यानी कि वात, पित्त, कफ को इस प्रकार से संभाव में रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब इन संहिताओं में, इन ग्रंथों में आहार का वर्णन किस प्रकार किया गया है, एक बार देखते हैं। जैसे देश भौगोलिक आधार पर भूमि 3 प्रकार से वर्णित है। भूमि को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर आदित्य जी? जी मैम, जी बताइए। प्रेगनेंसी लेडी के लिए कौन से आहार उत्तम है? थोड़ा लाउड बोलिए सर। प्रेगनेंसी लेडीज के लिए कौन सा आहार उत्तम है? अच्छा, अभी देखिए आगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रिवीजन जो चल रहा है, इसमें आएगा आगे, आप देखिए एक बार। जी मैम। हाँ जी मैम ये बताइए, एक बार आपने बताया अभी अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही वृद्धि करते हैं, तो कैसे अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं?
देखिए हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? पंच तत्व से। पंच तत्व से मिलकर बना है, और कहीं ना जी कहीं हमारा जो हमारी जो ये खाद्य होता है, भोजन होता है, जो हमारी सब वेजिटेबल्स होती है, वो कहाँ ग्रो करती मैं है ना? यानी कि हम उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, एक तरह जी से वो भी एक पार्ट है। जी इसीलिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है ना? अब कहते हैं कि आयरन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की होती है, जिंक की होती है। क्यों होती है आवश्यकता? क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, और जो मिट्टी होती है, मिट्टी में ये सब होते हैं, जी है ना? इसीलिए हमारे शरीर को भी इन सब की आवश्यकता होती है, ताकि ये सब मिलने के बाद हमारा शरीर ग्रोथ कर सके, उसका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके उसका। अदरवाइज हमें एनर्जी के लिए ऐसा नेचर ने क्यों बनाया कि सिर्फ भोजन से ही हमें एनर्जी मिल रही है? वो यही है क्योंकि हमारा जो एक तरह से जो शरीर की संरचना है, वो पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई है, जो इसी में सब समाहित है। चलिए, अब देश भौगोलिक आधार पर भूमि को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है, जैसे जांगल, आनूप और समतल। जांगल मतलब जंगल, आनूप मतलब तालाब, और समतल यानी के प्लेन, है ना? यानी के साधारण एक नियम है, जिस प्रांत में जो उपजता है वही स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होता है। ये यहाँ से वर्णन किया गया है, यानी कि आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, जो भी वेजिटेबल्स, जो भी अन्न ग्रो करता है, वो ही आपके लिए सुपाच्य होता है ना? आपको अदर वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैम जो आनूप मीन्स क्या? आनूप का मतलब होता है जो तालाब, है ना? अब कुछ सब्जियां जैसे जंगल में, जैसे बथुआ है, जंगली करेला है, सिंघाड़ा है, मतलब जो जंगल से सब्जियां मिलती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है या फ्रूट्स जो हमें तालाब से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं, है ना? जैसे कमल ककड़ी है ना? ऐसे ही समतल से मिलने वाली सब्जियां। यहाँ पर इसका वर्णन इसलिए किया गया है, भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक आधार का, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हैं, आप जो वहां पर उपजाऊ उगती है, जो वहां का उस एरिया का फल है, सब्जी है, वो ही आपके लिए हितकर होता जी है ना? यानी कि यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली साग सब्जी आपके लिए उपयोगी होती है। आपको जरूरी नहीं है जो समतल में रहते हैं तो वो पहाड़ वाली चीजें खाएं, पर्वतीय क्षेत्र की चीजें खाएं, क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र की आप देखेंगे दालें होंगी, वो गर्म तासीर की होती है, उनसे गर्माहट मिलता है। यानी कि वहां इसलिए उनका उपजाऊ है, इसलिए उनको ग्रो किया जाता है या वो उगती है, ताकि वहां के लोगों को गर्माहट मिल सके उसे खाने से, है ना? उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। तो ऐसा आपके इसमें लिखा है, और ये मैं भी मानती हूँ कि जिस एरिया में आप रहते हैं, आप उसी एरिया का साग सब्जी खाएं। एक तो क्या फायदा होता है, वो आपको उचित दामों पे मिलता है। आप गर्मी में, आप पर्वतीय क्षेत्र की जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हमारे प्लेन में आता है, तो एक तो क्या होता है, जरूरत से ज्यादा महंगा मिलता है ना? और कहीं ना कहीं उसकी आपके नीड ही नहीं है, उसके शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। क्यों हम गर्मियों में मटर खाएं, गोभी खाएं, है ना? आजकल बहुत ये मार्केटिंग बहुत चल रही है कि शिमला से गोभी आई है। हमें नीड ही नहीं है गर्मी में गोभी खाने की, तो हम क्यों खाएं गोभी? आजकल विंटर्स में आप जाओ तो लौकी मिलती है, आपका अंदर से भी इच्छा नहीं होती है। क्या विंटर्स में किसी की इच्छा होगी कोई लौकी खाए? तो सीजन की सब्जी खाएं, और जो आपके एरिया में ग्रो होता है अन्न, सब्जी, साग, फल, वो ही खाएं, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है ना? मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना? आप जिस भी एरिया में रहते हैं, मुझे नहीं पता कब वहां मैंगो आता है, लेकिन जैसे इधर नॉर्थ में हो गया तो मई जून में मैंगो आता है। लेकिन आजकल क्या हुआ कि राजस्थान का मैंगो है, मुंबई का मैंगो है,
फरवरी से मैंगो परोसना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट, जरूरत से ज्यादा महंगा मिलता है। सेकंड, अभी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी चीजों की तरफ ना जाएं जो आपको आराम से आपके लिए सुपाच्य है, उन्हीं वेजिटेबल्स को खाएं, और जो अन्न आपके एरिया में ग्रो होता है उनको ही खाने की कोशिश करें। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को वहां उगने वाली धान, फल, साग आदि का आहार में समावेश करना चाहिए। अब टाइम, सामान्यतः दिन में 2 बार भोजन का विधान है। प्राचीन समय से ही सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने को कहा गया है। उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि सूर्य की उपस्थिति में जो हमारी डाइजेस्टिव पावर होती है, यानी कि हमारे भोजन को पचाने की जो क्षमता होती है, जो अग्नि होती है, वो दिन के समय में तीव्र होती है, एक्टिव होती है वो बहुत ज्यादा, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है। तो इसीलिए कहा गया है, यदि आपको अपना पाचन बेहतर बनाना है, या फिर कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें दिन में भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के या देर रात तक भोजन करना योग में मना किया गया है ना। सूर्योदय या सूर्यास्त होने के आधा घंटे तक आपको अपना भोजन कर लेना चाहिए, और सोने से भी कम से कम 3 घंटे पहले आपका जो शाम का भोजन होता है, रात्रि भोजन होता है, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका जो जठराग्नि होती है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। आज की समस्या यही है कि इस समय की दौड़ की परिस्थिति में भोजन काल का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना। एक तो लोग इसलिए ध्यान नहीं रखते हैं, चलो वो लोग बिजी है, वो जॉब में है, वर्किंग है, टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, शादियों में देखिए आप, चलन जो चल गया है, देर रात तक सभी भोजन करते हैं, है ना। और आप जब वो भोजन देर रात तक करते हैं तो उसको पचने में भी टाइम लगता है। भोजन ग्रहण किया और फिर उसके 1 घंटा बाद आप सो गए, यानी कि उसको पाचन का भी टाइम नहीं मिला, है ना। यानी कि सोने के बाद भी आपका जो बॉडी है उसको पचाने में लगा हुआ है, जबकि वो टाइम क्या है, वो रिलैक्स का टाइम है, रेस्ट का टाइम होता है। उस टाइम आपके सभी बॉडी पार्ट रेस्ट करते हैं एक तरह से, सिर्फ आपका हार्ट चलता रहता है। वैसे तो सभी चलते रहते हैं, लेकिन एक रेस्ट का टाइम होता है ना। उस टाइम कहा जाता है कि हमारा पाचन हो चुका चाहिए उस टाइम, यानी कि सोने से पहले जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन हो चुका हो जब आप सोने के लिए जाएं। वह यानी कि उम्र क्या होनी चाहिए? बाल्यकाल शरीर वृद्धि का सर्वोत्तम काल माना जाता है, अतः इस काल में 2 बार से अधिक भोजन सेवन करने पर भी उत्तम पाचन शक्ति तथा शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण अन्न सहज रूप से पच जाता है ना। बच्चों को देखा होगा, बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो वो यही कारण है बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद कर, भाग दौड़ कर, उनकी जो एक्टिविटी होती है उसके कारण उनका भोजन जल्दी से पच जाता है। जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इतनी भाग दौड़ नहीं करते हैं, और जो और ज्यादा अडल्ट या वृद्ध अवस्था में होते हैं, उनके शरीर को इतने भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो ये वे यानी कि आपकी एज, आपकी उम्र पर डिपेंड करता है, आपको कितना भोजन या कितनी डाइट आपको अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। मैम उसका वय क्या मीन्स कारण है? आयु हाँ जी, होती है, उम्र होती है, वय मीन्स हाँ, उम्र। व्यय का मतलब होता है आपकी उम्र, एज। वृद्धावस्था में एक क्या होता है, एनर्जी इतनी नीड नहीं होती है इतनी, और दूसरा, जब आप वृद्धावस्था में होते हैं तो आपकी अग्नि मंद होने के कारण आहार सुपाच्य, लघु, मधुर ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस टाइम आपकी जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति, यानी कि प्रकृति प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है, वातिक, पैतिक और कफ। इस प्रकृति के व्यक्तियों, जो वात प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनकी भूख क्या होती है, अनियमित होती है।
और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पित्त प्रधान लोग होते हैं, इस प्रकृति के व्यक्ति की भूख तीव्र होती है, पाचन शक्ति भी उत्तम होती है। जो कफ प्रवृत्ति के प्रकृति के व्यक्ति को मात्रा में अधिक भोजन की इच्छा रहती है। ये आपके योग के अनुसार है। आधुनिक जीवन शैली का अवलंबन तथा पाश्चात्य प्रणीत आहार विहार के परिणाम स्वरूप वर्तमान में मनुष्य जाति विशेष रोगों से ग्रसित पीड़ित होती जा रही है, जिसमें मुख्यतः पाचन संबंधी, मतलब जो मेन डिजीज है वो पाचन संबंधी है। जैसे मधुमेह हुआ, आपका वृक्क रोग हुआ, आपका यकृत विकार हुआ, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, आदि जो रोग होते हैं इनकी ज्यादा वृद्धि हुई है। और ये रोगों की वृद्धि क्यों हुई है? आपके पाचन का स्वस्थ ना होना, और यानी कि उसका मुख्य कारण हुआ आपका अयोग्य आहार, यानी कि जो डाइट आप ले रहे हैं वो आपके लिए योग्य नहीं है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला केंद्र माना गया है। वायु एवं आकाश इन दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर से रिपीट कर दीजिए, वातिक, पैतिक, कफज, इसको फिर एक बार फिर से बता दीजिए। एक ये तीनों प्रकृति होती है ना। जी। कुछ वात प्रकृति के प्रधान, जिनमें वात प्रकृति प्रधान होती है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ये तीनों तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ बताया गया है कि जो वात संबंधित, यानी कि जिनको वायु संबंधित विकार होते हैं या जिनकी प्रकृति वायु संबंधित होती है, उस व्यक्ति को भूख अनियमित होती है, यानी कि उसको कभी भी भूख लग जाती है ना। कोई नियमित नहीं होता कि सुबह उठे तब भूख लगे, फिर दोपहर में लंच करे, बीच में भी उनको भूख लगती रहती है। और जो इनको पहचानने की बस यही एक वजह है, इनको भूख ज्यादा लगती है। नहीं, भूख ज्यादा नहीं, भूख एक तरह से इनकी अनियमित होती है। जी हाँ, अनियमित। मैम बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगती है। हाँ, बार बार भूख लगती है इनको, एक तरह से अनियमित हो गई है इनकी भूख ना। और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, है ना, इनको इनकी जो बीमारी होती है, जिसको उससे भी पहचाना जाता है। जो सिम्टम्स होते हैं, किसी में वात प्रवृत्ति के सिम्टम होते हैं ना, जैसे ज्वाइंट्स पेन आजकल वायु का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है। तो ऐसे इनको पहचाना जाता है कि किसको। अब जैसे पित्त प्रकृति के होते हैं, जिनको पाचन संबंधित, जैसे बहुत ज्यादा एसिडिटी जिनको बनती है ना, खाना खाने के बाद जिनको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जलन होती है, तो इस तरह से उनकी प्रकृति होती है। कफ प्रकृति यानी कि उनको कोल्ड बहुत रहता है, उनकी नोज बंद रहती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकृति होती है, वो डिपेंड करता है किसी व्यक्ति की कैसी प्रकृति है। मैम हाँ जी। जब डाइजेशन नहीं होता तो बार बार भूख क्यों लगती है? डाइजेशन नहीं होता तो भूख बार बार लगती है उनको। देखिए, अगर जब आपका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है ना, जो आपने खाया है, आपने क्या खाया है इस पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि कई बारी आप जैसे आजकल जैसे हम लोग पूरा गेहूं लेते हैं, जब आपकी भोजन में फाइबर कम होता है, फाइबर क्या करता है, आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है ना। और जब आपके भोजन में फाइबर ही नहीं होता है, यानी कि आपका जो खाना होता है वो प्रॉपर नहीं पचता है ना, तो उसके कारण भी आपको इच्छा होती है बार बार खाने की, वो पचा भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आपको फिर से भूख लगने की एक इच्छा जागरूक रहती है, आपको भूख लगती है, ये कारण है उसका, है ना। यानी कि आपने जो भोजन लिया वो पूरा प्रॉपर आपने खाया। एक क्या कारण हो सकता है, आपने कैसे खाया भोजन, अपना भोजन को चबाकर खाया है ना, या फिर आपने बड़ी स्पीड से ऐसे ही भोजन ले लिया। तो ये छोटे छोटे कारण आपकी डाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जब आप नियमित अपने भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, तो उससे भी आपका जो पाचन होता है वो बेहतर होता है ना।
मैम तो ये जो बात प्रवृत्ति जो व्यक्ति होते हैं उनको सिर्फ ज्वाइंट पेन से ही समझा जा सकता है, तो ज्वाइंट पेन तो सबको होता है। नहीं, उनको देखो ज्वाइंट्स पेन सभी को होता है, ये एक कारण है ज्वाइंट्स पेन भी, क्योंकि वायु अधिक भरी हुई है आपके ज्वाइंट्स में, आपके शरीर में, तभी आपको ज्वाइंट्स पेन होते हैं, है ना। जी आपको एयर आपके स्टमक में भी आपको परेशान करती जी है ना। आप कई बार आपको एयर के कारण आप परेशान रहते हैं, तो एयर के कारण ज्वाइंट्स पेन भी होते हैं और आपका पाचन भी खराब हो सकता जी है ना। अब नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन, आहार की परिभाषा क्या है। विषय की व्यापकता इतनी विस्तृत है कि हमें मूल सूत्र या बिंदुओं के आधार पर इसे समझना होगा। आयुर्वेद में वर्णित आहार संबंधी निर्देशों को आधार मानकर यह विषय प्रस्तुत है। वपुरा ख्याति भोजनम, अर्थात आपके शरीर को देखकर आपके भोजन की कल्पना की जा सकती है। इसी से मिलती जुलती एक अंग्रेजी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या समझते हैं इस बात से? ये सेंटेंस आपने पढ़ा, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आपके शरीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये कल्पना की जा सकती है कि आप कैसा भोजन लेते हैं। इस बात से आप क्या समझते हैं? मैम जिस तरह से अगर भोजन अगर सही तरीके से ले रहे हैं तो आपकी शरीर सही दिखती है, फिट दिखती है। हाँ जी बिल्कुल। जी देखिए, है ना, कई लोग होते हैं, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि जो पतले लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, जी लेकिन जो जरूरत से ज्यादा पतले होंगे या फिर जरूरत से ज्यादा मोटे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप एकदम से आप आइडिया लगा पाते हैं एक, कि कैसा भोजन लेते होंगे ये, है ना। हम लोग क्या इमेज बनाते हैं, है ना, भले ही मोटे लोग कहें कि हम ज्यादा नहीं खाते हैं, है ना, वो जी धीरे धीरे आहार के कारण ही, देखो आहार में ही उनके कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। वो आहार उन्होंने, उनके शरीर को सूट नहीं करता था जो आहार उन्होंने लिया है ना, तभी धीरे धीरे उनका वेट बढ़ा है। वेट एकदम से नहीं बढ़ता किसी का भी, है ना। अब किसी का वेट बढ़ जाता है, वो चाहते तो है कि तुरंत कम हो जाए, लेकिन आप किसी भी मोटे व्यक्ति से मिलिए, है ना, तो उनसे जब आप पूछेंगे तो वो धीरे धीरे वेट गेन करते हैं, है ना, क्योंकि वो उनके भोजन के, उनके आहार पे डिपेंड करता है कि वो कैसा आहार लेते जा रहे हैं, है ना। शायद उस भोजन की उनके शरीर को आवश्यकता ही नहीं है जो उन्होंने अपनी डाइट में शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितना कार्य करते हैं आप अपने शरीर के द्वारा, है ना, तभी आपको उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब काम तो आपका कम है, एनर्जी आप डबल ले रहे हैं, तो वो एक तरह से स्टोर होता रहता है। अब फैट है, फैट जो हम लेते हैं, फैट को कहा जाता है कि फैट जो भोजन फैट है वो हमारे शरीर में स्टोर्ड रहता है ना। जब आपको आपने देखा होगा कि जब आप लोग उपवास रखते हैं तो आप फील करें कि आपको भूख क्यों नहीं लगती, या फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो जो आपके शरीर में स्टोर्ड फूड होता है, फैट जो होता है ना, उस टाइम वो कार्य करता है, वो आपको एनर्जी देता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि वीक में एक उपवास रखें, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में स्टोर्ड फैट है, यानी कि आपको एनर्जी वहां से मिल सकती है। आप क्यों और एक्स्ट्रा एनर्जी लें, है ना। तो जितना हमें जितनी हमारी ऊर्जा लॉस होती है, व्यय होती है, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना भोजन लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन हमारे लिए हितकर नहीं होता है ना। वो धीरे धीरे आपको फिर एक तरह से मोटापा की तरफ ले जाकर खड़ा कर देता है, और साथ ही साथ पाचन संबंधित बीमारियां भी कहीं ना कहीं वहीं से, उनकी उपज भी वहीं से शुरू हो जाती है। चलिए, गुणों के आधार पर समझते हैं, रिवीजन है तो सारा ही कवर करेंगे। गुणों के आधार पर आहार 3 प्रकार का होता है। ये क्लास मैंने ही आपकी ली थी क्या पहले भी?
मैंने ही ली थी शायद। मैम इस हम अगर नहीं हमें नहीं तो नहीं मैम ने लिया था ना। ये जो आहार का हाँ मैम आहार का अच्छा धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे थे, वो नहीं फिजियोलॉजी एनाटॉमी का पढ़ा रहे थे। हाँ चलिए वो तो चलिए। धर्मेंद्र सर लिए थे, मैम हाँ ने आप लिया कुछ था। पूछ रहे थे मैम। जी हम्म। कुछ पूछ रहे थे। हाँ मतलब मैम एक सब्जेक्ट बचा है फिजियोलॉजी, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको भी थोड़ा सा कवर कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो शायद अभी आपका रहता है, वो कराएंगे सर रिवीजन क्लास उसकी भी ना। मैम आप ही करवाएंगे ना, आप करवाइएगा। अब ये तो मुझे नहीं पता कौन कराएंगे, अभी तक तो मुझे मिली है तो मैंने कराई है सारी क्लासेस ना। अब ये जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है शायद मैं ही कराऊं। जी जी हाँ, मैम टाइम भी तो कहाँ बचा है, टाइम भी तो नहीं है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं शायद अब जनवरी में ना। जी 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 मैम हाँ 5 जनवरी से है। हाँ, नहीं हो जाएगा सब ना। आप जो आप कर रहे हैं, जो क्लासेस में आपको कराया जा रहा है ना, वो आप करते रहे, हो जाएगा। पूरी क्लासेस होंगी आपकी, पहले भी क्लास होगी, आपको सारा पैटर्न बताया जाएगा, जैसे आपको एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, जी जी वो भी आपको सब बताया जाएगा। चलिए, अब गुणों के आधार पर आहार को लेते हैं। अब आप मुझे बताएं एक एक लाइन में। अर्जुन सर एक्सप्लेन करेंगे सात्विक भोजन कैसा होता है। भोजन सात्विक ही होना चाहिए। हाँ जी, कौन सा कैसा आहार को आप सात्विक आहार कहेंगे। हमारा सात्विक है हमारा जो अ, आप देख के ही बताइए, कोई बात नहीं। भेज भेज टाइप का, और बिना प्याज लहसुन, हमारा जो और दही खीर घी, हाँ और जो हमारा भोजन हो, भेज में आता है, नॉन भेज में नहीं, और हाँ फल है, प्याज सब्जियां हो लहसुन, गई। बिना प्याज लहसुन के। हाँ, बिना लहसुन प्याज भी, और जिनमें बहुत ज्यादा मसाले भी यूज ना किए गए हो, जी है ना। सिंपल जो जी भोजन मैम। होता है, फ्रेश यानी कि ताजे फल उसमें आते हैं, ताजी सब्जियां उसमें आती हैं, दूध, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी आपके सात्विक भोजन के अंदर आते हैं। रासिक भोजन में आपका आता है जो आपको एक तरह से चंचल बनाता है, उत्तेजित करने वाला भोजन जो होता है, अधिक स्वादिष्ट राजसिक जो आपको समझ, लगे, ये जो है ना। राजसिक नाम दिया है, इसके वजह से तो कुछ समझ में नहीं आता है ये टॉपिक। राजसिक कैसे। गुण भी मैम से नाम दिया है राजसिक गुण, तो राजसिक जो गुण होता है, और इसमें सब उल्टा दिया हुआ है, तो समझ में नहीं आता ये चीज। अच्छा अच्छा, मतलब रासिक मतलब राजा की तरह राज करने वाले से समझते हैं। ज्यादा मसालेदार तेल, हाँ, और जी नहीं नहीं, ज्यादा ये इम्प्रूव आपको वाला अलग खाद्य। लेके चलना पड़ेगा। सात्विक, रासिक और तामसिक, ये उस शासन करने वाला राजा से नहीं है इसका लिंक, है ना। है ना, क्योंकि वो लोग तो कहीं ना कहीं सात्विक भोजन करते हैं, तभी उनकी इतनी जो जी स्वास्थ्य होता है उनका स्वस्थ होता है ना। इसके अंतर्गत आता है हमारा, जो आपको एक तरह से चंचलता प्रदान करता है, क्रोध, अनिद्रा, क्लेश, है, यानी कि बहुत आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, मसालेदार भी होगा, और आपकी चाय, कॉफी और तले हुए पदार्थ हमेशा आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, है ना। ये आपके रासिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं। और तामसिक में आता है आपके मन को मंद करने वाला, है ना, आलस उत्पन्न करने वाला आपके शरीर में, या फिर रात का बचा हुआ भोजन, या फिर मीट, या बहुत अधिक तला हुआ, बहुत अधिक मीठा जिसके अंदर हो, या फिर जंक फूड, इसके बेस्ट एग्जांपल है तामसिक भोजन पे। नेक्स्ट है हमारा पोषण की परिभाषा। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं, फिर इसका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। ये है आपका
पोषण। अब हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, एक यौगिक आहार और समझेंगे। यौगिक आहार का मतलब है फल, सब्जियों और अनाजों का सेवन करना, है ना। सतोगुण आगे आएगा। इन खाद्य पदार्थों को फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। जैसे यौगिक आहार में कौन से फल आते हैं? आहार आता है आपका, आपकी फ्रूट्स हो गए, आपकी वेजिटेबल्स हो गई और आपकी अनाज हो गई। और इनमें सब में क्या होता है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, रफेज होता है। इस खाने के बाद आपको काफी देर समय तक भूख नहीं लगती है। जब आप देखिए सिंपल गेहूं की रोटी खाते हैं, है ना। अभी एक मैम ने भी पूछा था क्वेश्चन कि क्यों जल्दी भूख लग जाती है ना। तो जब आप सिंपल गेहूं की रोटी खाते हैं और जब आप चोकर की रोटी खाते हैं या फिर जौ की रोटी खाते हैं, है ना, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जब आपके भोजन में कहीं ना कहीं फाइबर की मात्रा कम होती है तो तब भी आपको जल्दी भूख लगती है ना। ये एक केमिस्ट्री का मैम क्वेश्चन है। जौ में ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जौ के आटे में। जौ को एक तरह से कहते हैं, जौ में फाइबर भी होता है और जौ हमारे गर्मी के सीजन के लिए अच्छा होता है, वो ठंडा भी होता जी। है ना। लेकिन गेहूं हमारे लिए तब ही उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि वो बाजरा खराब मैम, है। बाजरा बाजरा सर्दियों में लेना चाहिए। आजकल का जो सीजन है, वेदर है, ठंडी में हमें बाजरे से बनी रोटी खानी चाहिए, है ना। गेहूं में क्या होता है ना, गेहूं आपको इसलिए फायदा नहीं करता, एक तो क्या है ना, उसको छान दिया जाता है प्रॉपर, यानी कि जितना उसके अंदर फाइबर है उसको निकाल दिया, है ना। ये कहीं ना कहीं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने पढ़ा होगा गेहूं में होता है जो, है ना, इसीलिए जो ये आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ना। इसलिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको मना किया जाता है कि वो गेहूं से बनी रोटी ना खाएं, है ना। उनको जौ के आटे से बनी रोटी की सलाह दी जाती है। या फिर अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं, ये सभी के लिए बेस्ट है, आप लोग चोकर को उससे अलग ना करें, है ना। देखो छानने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन आप ऐसी छलनी का यूज करें कि जिससे सिर्फ एक तरह से अगर आपको लगता है कि कोई गंदगी उसके अंदर ना हो, यानी कि हल्का मोटा आप छलनी यूज करें ताकि मैक्सिमम चोकर आपके आटे में जाए, है ना। तो कोशिश करें जो आप, क्योंकि हम डेली अधिकतर हमारा जो दिनचर्या होती है वो गेहूं पे डिपेंड हो गए हैं हम लोग ना, है ना। गेहूं हम अधिकतर लोग सब गेहूं खाते हैं, दूसरे अनाज की तरफ अभी हम नहीं जाते हैं। तो यदि आप गेहूं का खाते हैं, गेहूं के आटे में आप जौ का आटा मिलाएं और कोशिश करें जब आप गेहूं के आटे को छानते हैं तो उसको पूरी तरह से रिफाइंड ना करें, है ना। इसीलिए मैदे को कहा जाता है कि बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें से तो बिल्कुल मैम जो हम, पैकेट का आटा उसमें शुगर निकलता ही नहीं है। हाँ, तो वो सब अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए जी। हमारे, वो सब अच्छा नहीं होता है। पैकेट फूड तो वैसे भी कहाँ अच्छे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। मैम जौ का आटा हमने बनवाया चक्की से, तो उसमें भी इतना उसको महीन कर दिया है कि उसमें भी चोकर नहीं निकल रहा है। अच्छा, तो आप वो कह के बनवाएंगे कि थोड़ा मोटा दे हमें। जी जी। आजकल लोग पसंद करने लगे हैं जो मार्केट का आटा, जिन लोगों ने खा लिया है ना, वो लोग बहुत फाइन आटा पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो वाकई में वो हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए ना। आप जी जितना मोटा खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, यानी कि उतना फाइबर आपके अंदर जाता है। अब इसे खाने के बाद आपको काफी समय तक, जब आप फाइबर लेते हैं अपने भोजन में, तो भूख नहीं लगती, ऐसे में पेट भरा रहता है और आप बेवजह अतिरिक्त खाने से बचते हैं। जब भूख नहीं लगेगी तो आप बार बार खाने से भी बचेंगे, अवॉइड करेंगे। यौगिक आहार की श्रेणी में ऐसे भोजन को शामिल किया गया है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध, शक्तिवर्धक, स्वस्थ और प्रशंसा से भर दे। दूसरे शब्दों में कहें तो सात्विक आहार व्यक्ति को संतुलित स्वास्थ्य, शरीर शांति, सामंजस्यपूर्ण तालमेल की कुशलता और बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। यानी कि आपको अपने भोजन में सात्विक आहार को शामिल करना चाहिए।
अब है पोषक तत्व और उनकी आवश्यकता। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। मुख्य गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, है ना। पौधों में आवश्यक पोषक तत्व एवं उनके कार्य। पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये अलग से सेंटेंस ऐड हो रखा है, आपको इसकी नीड नहीं है। एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन है जिसकी आवश्यकता किसी जीव के पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करे। यानी कि पोषक तत्व वह होते हैं जो आपके शरीर को समृद्ध करे, पुष्टि दे, आपके शरीर की ग्रोथ में हेल्पफुल हो और आपके टिश्यूज का निर्माण करें, आपके शरीर की मरम्मत करें, आपको हीट दे, ऊर्जा दे, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? एनर्जी के लिए, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले। पोषक तत्वों के सेवन से के विभिन्न तरीके हैं। जैसे जहां प्राणी यह तत्व अपने भोजन से प्राप्त करता है, वहीं पादप इनको अपनी जड़ों के माध्यम से सीधी मिट्टी से या अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे जिन्हें मांसभक्षी पादप कहा जाता है, पहले कीट पतंगों आदि को बाहर अपने पाचक रस से पचाकर फिर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, है ना। ये आपको एक तरह से विभिन्नता बताई गई है पौधों में और हमारे अंदर। यानी कि पौधों को कहाँ से मिलते हैं? पौधे भी कहाँ से ले रहे हैं? मिट्टी से ले रहे हैं, मिट्टी से पौधों को मिला, और पौधे से जो वेजिटेबल्स हैं, जो प्लांट हैं, उनसे हमें मिलता है पोषक तत्व। यानी कि उनको भी आवश्यकता हुई, वो भी तो अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे ही उनको जैसे आवश्यकता होती है एनर्जी की, ऐसे ही हमें भी आवश्यकता होती है अपने फूड की, भोजन की, ऊर्जा के लिए। मांसाहारी पौधों में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पीचर प्लांट हमारा जो होता है ना, घटपर्णी पौधा जिसे कहते हैं, ये हमारा एक मांसाहारी पौधे की कैटेगरी में आता है। कौन सा? आपने नाम सुना होगा पीचर प्लांट, नेपन्थीज बोलते हैं इसको, या फिर घटपर्णी, घटपर्णी पौधा। ये अधिकतर इंडोनेशिया, असम और पहाड़ों पे और मेघालय के एरिया में मिलता है घटपर्णी पौधा। इसमें क्या होता है, ये आपने सुना होगा, ये मांसाहारी होता है, ये कीट पतंगे खाता है। आपने सुना है कभी कोई पौधे कीट पतंगे खाते हुए, है ना। तो ये घटपर्णी जो प्लांट होता है, ये एक मटके के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है ऊपर से, और ऐसे एक लीफ रहती है ऊपर से, एक स्मेल इसके अंदर से एक स्मेल आती है, जिस स्मेल को अट्रैक्ट करते हुए कीट आके इसके मुख पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो आते हैं कीट, तुरंत ढक्कन खुलता है, लीफ हटती है और कीट अंदर चला जाता है और ढक्कन कवर हो जाता है। ऐसे चालाकी से ये अपना भोजन करता है ना। क्या बोल्ड इंसानों को भी इससे खतरा होता है? किस नेपन्थीज से? जी नहीं, नेपन्थीज से हमारे लिए, देखो हम क्यों खाएंगे उसको, हमारे लिए तो हार्मफुल होगा ही। नहीं और नहीं, ये जो पौधा है, इससे हम लोग को भी खतरा हो सकता है। नहीं, हमें नहीं खाएगा ये ये सिर्फ छोटे कीट पतंगों खाता है जी है जी ना। मैंने ये सिर्फ बताया गया है यहाँ पे कि मतलब पौधे भी मांसाहारी होते हैं, है ना। जी। अब है पोषकों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है, जैसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व, फिर है ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक तत्व, फिर है खनिज लवण, है ना। यानी कि जैसे ऊपर डिस्कस किया हुआ है, कुछ हमें सीमित मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो जैसे जैसे जिन तत्व की आवश्यकता होती है, जिन यौगिक की आवश्यकता होती है, वो उसी मात्रा में हमारे भोजन में सम्मिलित होने चाहिए।
और उनका अलग अलग फंक्शन रहता है, अपना अपना उनका कार्य रहता है, आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। अब है पोषण की स्थितियां, उचित मात्रा में पोषक तत्वों को लेना, यानी कि उत्तम पोषण, गुड न्यूट्रिशन। जब व्यक्ति को अपनी विशेष आवश्यकता भर पोषक तत्व उचित अनुपात तथा परिणाम में प्राप्त होते हैं तो वह स्थिति उत्तम पोषण की स्थिति कहलाती है। यानी कि जब आपको जो इंग्रेडिएंट्स, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हो वो आपको पूर्ण रूप से मिले, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपका पोषण कहा जाएगा। यानी कि आपको जब उचित मात्रा में सभी इंग्रेडिएंट्स मिले, है ना, कहा जाता है ना कि पोषक उचित पोषण ले, उचित पोषण ले। यानी कि जब आज आपके भोजन में सभी पोषक तत्व होंगे तो आप पूरी तरह से पोषित रहेंगे, भरपूर पोषण आपको मिलेगा, और वो स्थिति आपकी गुड न्यूट्रिशन की स्टेज होती है, यानी कि आप उत्तम पोषण ग्रहण करते हैं उस टाइम। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक ये प्रक्रिया बताई गई है कि क्या प्रक्रिया है, उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण तथा विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा ऊर्जा, यानी कि जो आपने भोजन लिया है उसका पाचन होकर जब आपको ऊर्जा मिलती है वो आपका न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है, यानी कि जिसकी नीड थी आपको वो मिल चुका है। अब है आहार का शरीर में। अच्छा, आपको कोई अगर इस पूरे सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, आप अपने पॉइंट्स भी बता सकते हैं। कहीं आपने नोट डाउन किया हो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आए? मैं तो अपनी तरफ से रिवीजन करा ही रही हूँ। मैम इसमें तो सही था, आप ही ने पढ़ाया था ना, तो समझ में आ गया था सब। हाँ चलिए, अब हम ले लेते हैं फिर आहार का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण, और आपका है प्रमुख कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैसे कुछ एनिमल फूड होते हैं, कुछ वनस्पति यानी कि जो पौधों से मिलते हैं वो वनस्पति जन्य भोजन कहलाते हैं, और जो जिन भोजन के लिए हमें एनिमल पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे दूध है हमारा, है ना, वो, और या फिर कुछ लोग जैसे मीट खाते हैं तो वो हमारा भोजन होता है प्राणीजन्य। कुछ लोग एग खाते हैं, हनी भी हमारा किस में आता है, प्राणीजन्य भोजन की कैटेगरी में आता है। और यानी कि पादपों से मिलने वाला भोजन वनस्पति जन्य, और एनिमल से मिलने वाला आपका भोजन हुआ प्राणीजन्य भोजन। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संयोजन जैसे हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। प्रोटीन क्यों हमें आवश्यकता होती है? हमारे शरीर की मरम्मत, जो टिश्यूज, जो सेल्स हमारी डेड होती रहती है ना, उनको उनके बनने और बिगड़ने में जो हेल्प करता है, उनको नया रूप देता है, मरम्मत करता है, तो वो कार्य होता है हमारे शरीर में प्रोटीन का। वसा क्या है? वसा संचित भोजन है और हमारे शरीर को सुडौल करता है, और जो प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, और साथ साथ हमें जो फैट होती है वो ऊर्जा भी प्रदान करती है। और फैट भी हमारा दो तरीके से होता है, एनिमल से मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। अब है फिर कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देते हैं हमें, विटामिन बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं जो विटामिन होते हैं, और खनिज मिलना, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि कोई भी अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई अटैक हो किसी भी इंसेक्ट का, तो उससे बचाने में, है ना, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं जो विटामिन होते हैं, हमारी लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं किसी भी बीमारी से। प्रमुख कार्यों के आधार पर जैसे ऊर्जा देने वाले भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, और हमारी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा देने वाले वसा और कार्बोहाइड्रेट हुए, शरीर का निर्माण करने वाला हमारा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हुआ, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हमारे विटामिन हुए और हमारे मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। पोषण के महत्व के आधार पर कौन कौन से हैं? अन्न व मोटे अन्न, दालें, तिलहन, गिरी,
वनस्पतियां, प्राणीजन्य भोजन, अन्य खाद्य पदार्थ। भोजन के कार्य, 3 मुख्य कार्य होते हैं। शरीर क्रियात्मक कार्य, यानी कि शरीर को हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा देने का कार्य मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा किया जाता है। इन 2 पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है इनको, क्योंकि अगर फ्यूल ही नहीं होगा, ईंधन ही होगा, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इनको एक तरह से ईंधन की कैटेगरी में रखा गया है, कार्ब्स और वसा को। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। अब है आपका भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को बनाता है ना, यानी कि सिर्फ आपके शरीर के लिए तो आवश्यक है ही है, होता ही है, आपके कहीं ना कहीं आपके सामाजिक कार्यों में भी, यानी कि आपके संबंधों को भी बेहतर बनाता है आहार, है ना। यानी कि आहार देखो कितना उपयोगी है। आप किसी, आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या फिर आप किसी के यहाँ जाते हैं और आप उनको अच्छे से खाना ना परोसे, या फिर आप उन्हें खाने के लिए पूछे ही ना, यदि आप खाने के टाइम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों में दूरियां आती है ना। यानी कि एक तरह से सामाजिक संबंधों को भी बनाने का कार्य करता है आहार। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है? भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं जैसे प्यार, सुरक्षा की भावना आदि भी संतुष्ट होती है। जैसे यहाँ पे बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया है ना, जब बच्चे को डांट देते हैं या डांट दिया किसी कारण से, कोई गलती की, तो आप क्या करते हैं, है ना, अपने जो बच्चे होते हैं उनको उनकी पसंद का खिलाते हैं। या फिर उनसे कोई काम कराना होता है आपको, तब भी आप उनको एक तरह से कहते हैं कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, मेरा ये हेल्प कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो देखो कैसे आहार आपके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा आहार का पाचन एवं अवशोषण। सबसे पहले पाचन हमारा जो होता है हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि हम जब भोजन को अपने मुख में लेते हैं, मुख गुहा में लेते हैं, तो यहीं से हमारा जो पाचन होता है स्टार्ट हो जाता है। जब दांतों के द्वारा चबाया जाता है, लार उसमें मिलती है, तो यानी कि आपकी मुख गुहा से आपका भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड आपका फिर स्टमक में जाता है भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम पाचन हो जाता है आपके भोजन का। जो अवशोषित किए जाने योग्य पदार्थ होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और बाकी जो अवशेष रह जाता है वो बड़ी इंटेस्टाइन में उसको भेज दिया जाता है, और जो वेस्ट होता है वो आपका बाहर आ जाता है, और जो आपके लिए उपयोगी होता है आप उसका आपके ऑर्गेन्स यूज कर लेते हैं। अब है आहार और पोषण का अवधारणा। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। यानी कि आहार और पोषण की क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है, यानी कि जितने आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है ना, यदि आप उतना भोजन ले तो वो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है, अच्छा होता है। खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। आगे फिर से इनका वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा के भरपूर खाद्य पदार्थ, यानी कि जो आपको ऊर्जा देते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाला आहार, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। आपकी सुरक्षात्मक बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि मरम्मत करने का कार्य, जैसे जो हमारा प्रोटीन करता है, यानी कि आपकी जो फैट हुआ, कार्ब्स हुआ, आपको ऊर्जा देता है। प्रोटीन आपके शरीर की मरम्मत करता है, और विटामिन और खनिज आपके शरीर को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, आपके जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यही आपके शरीर में बढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी पोषक तत्व कम या ज्यादा ना आके, है ना, सभी की आपको आवश्यकता है, भले ही वो सूक्ष्म है, वो स्थूल है,
आपको एनर्जी देने वाला है, शरीर की मरम्मत करने वाला है, आपको सभी भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि खाद्य पदार्थों का कैसे इनकी जो प्रोसेसिंग की जाए, कैसे जो यानी कि आपको यहाँ खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो आजकल फूड प्रोसेसिंग का प्रोसीजर चल रहा है, उसको कैसे प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनका महत्व क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये तो मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था। फूड फोर्टिफिकेशन नोट डाउन भी कराया था, है ना। उसी के आधार पर इनकी शेल्फ लाइफ डिसाइड की जाती है। अब है फूड साइंस, यानी कि भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? फूड साइंस के अंतर्गत करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है? फूड टेक्नोलॉजी खाद्य विज्ञान की एक वह शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित हो। यानी कि आपके सामने जो ये फूड परोसा जाता है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रॉपर रूप से ये इनका जो उत्पादन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, ये एक गुणवत्ता जो नियंत्रण, इनकी क्वालिटी का जो नियंत्रण किया जा रहा है, ये सब पहले सब एक्सपेरिमेंट होते हैं सब पे, है ना। यानी कि किस भोजन पदार्थ में कितनी ऊर्जा है, कितना विटामिन है, कितना पोषक तत्व है, इन सब का टेस्टिंग होता है। फिर ये प्रोसेस फूड आपको परोसा जाता है ना। अब ये अलग बात है कि कौन कितना इस कार्य को अपनी कितना मतलब पूर्णता कितना कर रहा है, यानी कि टेस्टिंग बिना टेस्टिंग के ही मार्केट में सेंड कर दिया, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की वो कैसे उसको प्रोसेस कर रही है। और ये आगे ये भी बताया गया है कि ये प्रोसेस फूड किसके लिए बनाया गया था और अब इसकी डिमांड क्यों इतनी बड़ी है ना। ये इसका जो फूड प्रोसेसिंग का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो लोग जैसे सोल्जर्स होते हैं, है ना, बहुत दूर दूर रहते हैं, जिनको एकदम से खाना नहीं बना पाते, माइनस में टेम्परेचर में रहते हैं, तो उनको ये भोजन प्रोवाइड करा जाए। लेकिन ये इजी टू टेक लगने लगा, आसान लगने लगा, बना बनाया मिलता है, ले लो। तो जो लोग खुद बना हुआ जो आप खुद से भोजन बनाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय इसके। ये मजबूरी में स्टार्ट हुआ था जो एक बहुत विशाल रूप ले चुका है ना। तो इससे थोड़ा आप लोग बचे, जब मजबूरी हो तभी इसको ग्रहण करें। चलिए ठीक है, फिर अभी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम सभी को, राधे राधे। राधे राधे। राधे।